काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर बात हम करेंगे वो है गिरफ्तारी। गिरफ्तार करने के किसी शख्स को क्या तकाजे हैं और गिरफ्तार किन हालात में करना चाहिए। क्या गिरफ्तार करना ज़रूरी है किसी शख्स को या इसके बगैर भी ज़ाब्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और गिरफ्तारी से कैसे बचा जा सकता है, कानून इसके अंदर क्या रास्ते देता है। इन तमाम चीज़ों का हम पहलुओं का मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे जो गिरफ्तारी को डील करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि गिरफ्तारी है क्या। बुनियादी तौर पे इसे हम समझ लेते हैं कि गिरफ्तारी किसे कहते हैं। तो गिरफ्तारी से नाजरीन ये मुराद है कि जब भी अंडर सेक्शन 154 CRPC कोई किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद फिर अगला मरहला ये होता है कि उस शख्स से इन्वेस्टिगेशन की जाए, उस शख्स से मालूमात ली जाए, उस जुर्म के बारे में जाना जाए और वो इसके बारे में जाना जाए इस हकीकत के कि उस जुर्म के साथ उस मुल्ज़म का जिसके ऊपर एलिगेशन है क्या कोई तल्लक है या नहीं है, क्या वो शख्स मौके के ऊपर था या नहीं था, अगर मौके के ऊपर था तो क्या उस शख्स ने कोई उस जुर्म के अंदर हिस्सा लिया या नहीं लिया, या उस शख्स को किसी ने बदनीयती की बुनियाद के ऊपर उस मुकदमे के अंदर मुलव्वस कर दिया या हकीकत में ही ऐसा ही था जैसा FIR के अंदर मौक़िफ़ को पेश किया गया मदई की तरफ से। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए अगला मरहला होता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के मरहले के लिए यहाँ जो हमारे आम तौर पे लोग करते हैं या करते आए हैं वो ये है कि फ़ौरन गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है पुलिस की तरफ से भी, और मदई को भी बड़ी उजलत होती है कि वो सबसे पहले मुल्ज़म को गिरफ्तार कराए। बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखने में आया है कि FIR दर्ज होने से पहले ही दरख्वास्त देने के बाद ही बासर लोग जो हैं वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करवा देते हैं ताकि बाद में जब उनको FIR का पता चलेगा तो वो उसके ऊपर अपनी कोई ज़मानत वगैरह ना ले लें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, लेकिन हालांकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। गिरफ्तारी से रिलेटेड जो तरीक़ाकार दिया गया है वो ये है कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करे, अपने तरीके से जांच परख करे, चीज़ों की मालूमात हासिल करे, कलेक्ट करें। अगर कोई वाक़या हुआ है अकरेंस के ऊपर जाए, उसके सीन का मुलाहजा करे, अकरेंस सीन का, वहाँ अगर कोई शहादत है, कोई फायरिंग का वाक़या है तो उसके जैसे गन्स हैं या कोई खौल हैं बुलेट्स के या बाकी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को इकट्ठा करें, ब्लड को ले या कोई और भी जो चीज़ें हैं क्राइम सीन्स के रिलेटेड उन तमाम चीज़ों को एविडेंस को कलेक्ट करें। फिर उसके ऊपर वो जो लोग कंसर्न्ड हैं उनके बयानात वगैरह लें। तमाम कार्रवाइयाँ करने के बाद अगर उनको इस नतीजे पे पहुँचे किसी ख़ास शख्स के बारे में कि इसका अमल दखल था, ये मौके पे था, जैसे फ़ोन है इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी लोकेशन से भी अंदाज़े लगाए जाते हैं, बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से अंदाज़े लगाए जा सकते हैं कि उस शख्स की जो है उस वक्त मूवमेंट क्या थी, वो उसमें मुलव्वस था नहीं था। तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर जाके किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मुल्ज़म के पास राइट होता है गिरफ्तारी से बचने का वो ये होता है कि अगर ऐसी FIR किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कट जाए तो उसके पास राइट होता है कि वो बिफोर अरेस्ट, गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत ले ले, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट के ऊपर ही, ख़तरे के ऊपर ही उसको अख्तियार हासिल है कि वो अदालत से रजू करे और सेक्शन 498 CRPC के तहत प्री अरेस्ट बेल फाइल करे। और ये सेशन कोर्ट का अख्तियार है कि वो प्री अरेस्ट बेल किसी मुल्ज़म को दे दें। इस दौरान लेकिन कंडीशनल बेल ये होती है जिसके अंदर कंडीशन ये होती है कि मुल्ज़म को जाके पुलिस के साथ तावन करना होता है, वहाँ जाके अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम जो मतलूबा उसके पास मवाद होता है वो पेश करना होता है, हर तरह से तावन करना होता है ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। अगर कोई मुल्ज़म तावन नहीं करता तो बेल देने की, क्योंकि ये बुनियादी कंडीशन होती है, तो अदालत को अख्तियार हासिल होता है कि वो फर्दर बेल को आगे एक्सटेंड करें या ना करें, या सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर खारिज कर दें कि मुल्ज़म को जो तावन करना था पुलिस के साथ वो तावन नहीं किया। अब अगली जो चीज़ है गिरफ्तारी के हवाले से वो ये है
कि अब इस्तगासा, एक FIR होती है, एक होता है इस्तगासा। इस्तगासा जो है वो सेक्शन 200 CRPC के तहत होता है, जिसके अंदर कानून ये है कि किसी मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि जो इस्तगासा दायर करता है मदई, वो उसके ऊपर अपने गवाहान पेश करता है, सरसरी शहादत कराता है। करवाने के बाद उस सरसरी शहादत का कोर्ट जायज़ा लेती है। जायज़ा लेने के बाद अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें ऐसा मवाद या ऐसे एलिगेशंस या ऐसा मटेरियल मौजूद है जिनकी बुनियाद के ऊपर ट्रायल करना ज़रूरी है, तो फिर मजिस्ट्रेट अगर उसका खुद ट्रायल करने वाला केस है तो अपने पास रखता है, अगर सेशन कोर्ट के करने वाला है तो उधर फॉरवर्ड कर देता है केस को, तो उसके ऊपर फिर बाकायदा ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद जिस तरह FIR की इन्वेस्टिगेशन और चलान रिपोर्ट पेश होने के बाद एक मुकम्मल ट्रायल होता है और गवाह पेश किए जाते हैं, इसी तरह से इस्तगासे में भी, प्राइवेट कंप्लेंट भी इसे कहते हैं, उसमें भी मुकम्मल ट्रायल होता है। मुकम्मल ट्रायल के बाद अगर जुर्म साबित हो जाए तो मुल्ज़म को सज़ा दी जाती है। अब सज़ा देने के बाद राइट ऑफ अरेस्ट अक्रू होता है, यानी गिरफ्तारी का हक पहली दफ़ा इस्तगासे में सज़ा होने के बाद पैदा होता है। अब अगर यही फार्मूला लगा लिया जाए दूसरी तरफ FIR की तरफ, तो मेरा ख्याल है शायद काफ़ी बेहतर हो सकते हैं मामलात, या सिर्फ उन सूरतों में गिरफ्तार किया जाए जहां गिरफ्तारी कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जो फैशन के तौर पे गिरफ्तारी की जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे मुकदमात यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दायर कर दिए जाते हैं, या छोटी छोटी रंजिशों को कानूनी कवर दे करके दूसरों के खिलाफ झूठी FIRs करा दी जाती हैं, तो उसके अंदर जो गिरफ्तार किया जाता है लोगों को, या छापे मारे जाते हैं घरों के ऊपर, जो प्राइवेसी होम के कंसेप्ट को भी मुतासर किया जाता है, जो ना सिर्फ ये कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको, बल्कि उसके रिलेटिव्स को पकड़ लिया जाता है, उनकी बेगमात को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, इवन उनके दोस्तों को। यहाँ तो हमने ये देखा है कि जिस किसी की कहीं वैसे भी उस शख्स के वैसे फ़ोन के ऊपर कॉल चली गई हो, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानूनी तकाज़े इंटायरली इससे मुख्तलिफ हैं। कानूनी तकाज़े ये हैं कि आपने इंतहाई बामर मजबूरी तमाम शवाहद जिस शख्स के खिलाफ हो, सिर्फ उसे ही गिरफ्तार करना है। यानी ये बिल्कुल भी कानून इजाज़त नहीं देता कि आप प्राइवेसी ऑफ होम को डिस्टर्ब करें, डिग्निटी ऑफ मैन को मुतासर करें, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट करें और लोगों के घरों में दाखिल हो जाएं, या जुर्म के अंदर, क्योंकि जुर्म का ये कंसेप्ट है कि जो शख्स करेगा वही उसका देनदार है, वही उसी को सज़ा भुगतनी है और उसी के खिलाफ ही ट्रायल चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जुर्म जो है वो बेटे ने किया है और सज़ा बाप को दे दी जाए, या जुर्म बाप ने किया है तो सज़ा बेटे को दे दी जाए, या जुर्म किसी शोहर ने किया है तो सज़ा बीवी को दे दें, या जुर्म बीवी ने किया है तो सज़ा शोहर को दे दें। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। जब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो फिर ऐसा भी कंसेप्ट सिरे से नहीं है कि जुर्म किसी और इल्ज़ाम जुर्म का किसी और शख्स के ऊपर हो, आप गिरफ्तार दूसरों को कर लें। यहाँ जो आम तौर पे इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि वो कवरिंग के तौर पे, जिसे विग में भी कहते हैं, या और अल्फाज भी यूज़ करते हैं कि जी हमने पकड़ा है ताकि ये दूसरे मुल्ज़म को पेश करें, प्रोड्यूस करें, या प्रेशर बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया, जी आपको छोड़ देंगे जब वो मुल्ज़म आ जाएगा। फैमिली का इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए पकड़ा है ताकि वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें। तो ये तो एक तरह से पुलिस के निज़ाम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि आज के जदीद दौर के अंदर भी अगर उनको ऐसे सहारे लेने पड़ते हैं कि वो रिश्तेदारों को पकड़ के, अजीज़ों को पकड़ के, घर वालों को पकड़ के अगर गिरफ्तारी यकीनी बनाना चाहते हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए उनको अपने जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे मदद लेनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी एफर्ट और कोशिश के साथ मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना चाहिए। हैरेसमेंट सोसाइटी के लिए नहीं और खौफ नहीं पैदा करना चाहिए, और अपने आप को, पुलिस का काम टेरर फैलाना नहीं है बल्कि उसको कम करना है, और इसको टेरर फैलाने के तौर पे गिरफ्तारी को किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो गिरफ्तारी के फौरन बाद भी ये है कि पुलिस का ये इख्तियार नहीं है कि वो मादर पिदर आज़ाद है और वो अपने पास जब तक मुल्ज़म को रख ले, ऐसा नहीं है। गिरफ्तारी का मतलब ये है कि अगर मजबूरी है, कानून में ज़रूरी है और ऐसी केस की नुयत ऐसी है और शवाहद ऐसे आगे हैं गिरफ्तार करना है, तो फिर अगला तकाजा ये है कि फ़ौरन 24 घंटों के अंदर अंदर सेक्शन 61 सीआरपीसी के तहत उस शख्स को मुतलका इलाका जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जाए और वो उसके ऊपर फैसला करे कि उसको फिजिकल रिमांड के ऊपर देना है या जुडिशल रिमांड के ऊपर बेचना है, जुर्म की नुयत क्या है, उसकी कस्टडी की ज़रूरत है या नहीं है। आमतौर के ऊपर छोटे केसेस के अंदर या झूठी एफआईआर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को यह इख्तियार हासिल है कि वो मौके पे ही मुल्ज़म को रिलीज़ करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं और बेल ले सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, वो जुडिशल जो फिजिकल रिमांड पुलिस को दे दें तो उसका पूरा होने के बाद फिर मुल्ज़म का हक बन जाता है कि वो दोबारा बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। लिहाजा किसी शख्स को गिरफ्तार नागज़ीर हालात में ही किया जा सकता है और जहां इंतहाई ज़रूरी हो किसी मुल्ज़म की बॉडी कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए या कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाए कि ऐसा कग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ऐसे सबूत मौजूद हैं, ऐसे शवाहद मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मुल्ज़म का मुकदमे के साथ तल्लुक़ है, तो फिर ही किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि तमाम कानूनी मामलात के ऊपर आपको हमारी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।